आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। लड्डू, वो प्यारा लेकिन एकदम सन की स्लाइम, अपना पूरा समय राजगढ़ की निगरानी करने में बिताता था। राजगढ़, जो असल में उसके बॉस आर्यन रघुवंशी का इलाका था, जिसे लड्डू अपना साम्राज्य मानता था। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। लड्डू एक पेड़ की चोटी पर खड़ा था, जहां से पूरी पहाड़ियां दिख रही थीं। उसने एक बेहद गंभीर आवाज में घोषणा की, मैं हवा की तरह तेज और अदृश्य हूं। मैं अपने आर्यन रघुवंशी का खौफ वहां तक फैला दूंगा जहां तक सूरज की रोशनी जाती है। उस्ताद लड्डू, क्या अपना काम हो गया यहां? नीचे रामू और रिबॉन कंपनी के कुछ लड़के खड़े थे, जिन्हें जबरदस्ती लड्डू की इस निंजा वाली नौटंकी में शामिल होना पड़ा था। आर्यन रघुवंशी ने ही उन्हें ड्यूटी दी थी कि इस स्लाइम के साथ खेलते रहें, ताकि ये कोई बड़ा बवाल ना काटे। लड्डू के इतने बड़े बड़े वादों और गंभीर डायलॉग्स के बावजूद रिबॉन कंपनी के लड़के उसे सीरियसली ले ही नहीं पाते थे, और इसका एक ताज़ा सबूत उनके सामने था। सन! लड्डू अचानक पेड़ से नीचे कूदा और अपना हाथ एक मासूम सी गिलहरी की तरफ बढ़ा दिया, जो अभी अभी अपने बिल से बाहर निकली थी। ओए तू यहां क्या कर रही है? क्या तू हमारे इलाके में घुसपैठ कर रही है? अभी के अभी सच बता। चू चू चू। जाहिर है वो एक बेचारी आम सी गिलहरी थी, जो लड्डू के बैंगनी शरीर को हवा से टपकते देखकर ऐसी डरी कि उसने डर के मारे वहीं पर लड्डू के लिए एक छोटा सा तोहफा निकाल दिया। तू तो नॉर्मल गिलहरी है, मुझे तो पहले ही पता था। मैं तो बस तेरा टेस्ट ले रहा था। लड्डू ने उसे वापस बिल में जाने दिया, और उसे परेशान करने के हर जाने के तौर पर लड्डू ने उस नन्हे जीव को एक अखरोट भी दे दिया। वो थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन रिबॉन कंपनी के लड़के अपने इस बॉस लड्डू को बहुत मानते थे। उसकी सारी हरकतों के बावजूद उसकी दयालुता इतनी ज्यादा थी कि उसकी ये अजीब फैंटेसी की आदतें छुप जाती थीं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो उसके इस निंजा क्लब का हिस्सा बनना चाहते थे। चलो लड़कों, लकड़ी के लट्ठों पर निंजा स्टार फेंकने और पानी पर दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग अभी भी आम इंसानों की तरह भागते हो। आज से तुम सब अपने हाथ पीछे बांधकर भागोगे, एकदम निंजा स्टाइल। रिबॉन कंपनी के लड़कों ने गहरी सांस छोड़ी। उस्ताद लड्डू, मुझे लगता है अब हमें वापस। लेकिन इससे पहले कि रामू कुछ और बोल पाता, लड्डू ने अपना हाथ उठाया और उन्हें चुप करा दिया। रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। कोई आ रहा है। वो शायद रानी क्षेत्र से आने वाले व्यापारी होंगे। बॉस ने कहा था कि जब वो आए तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना है। बकवास। क्या पता उनमें निंजा बनने का टैलेंट हो। क्या पता उनमें से किसी के अंदर 9 पूंछ वाला राक्षस कैद हो। मुझे उनसे मिलना ही होगा। इससे पहले कि लड्डू के केयरटेकर उसे रोक पाते, वो बैंगनी स्लाइम जमीन में एक परछाई की तरह गायब हो गया और सीधा एक बेहद शाही बग्घी के सामने जाकर प्रकट हुआ। खुद को निंजा मानने के बावजूद लड्डू ने छुपने की कोई कोशिश नहीं की। वो सीधा बग्घी के सामने कूद गया, जिससे उन्हें और पीछे आ रहे गार्ड्स को ब्रेक मारना पड़ा। खटाक! रुक जाओ मुसाफिरों। कुछ सेकंड बीते और आगे वाली बग्घी का दरवाजा खुला। एक लाल ड्रेस पहने हुई लड़की बाहर आई और उसके साथ एक खूंखार महिला गार्ड थी, जो दिखने में किसी बाहुबली जैसी लग रही थी। वो गार्ड लड्डू को बहुत शक की निगाह से घूर रही थी, जबकि लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ये तारा सिंह और उसके बॉडीगार्ड थे। कुछ ही सेकंड में पीछे वाली बग्घियों से इंसान और दूसरे कबीलों के गार्ड्स भी बाहर निकल आए, ताकि देख सकें कि इस पहाड़ी रास्ते के बीचों बीच उन्हें किसने रोका है। सबसे पीछे कोमोडो गैंग के कुछ लोग भी सहमे हुए झांक रहे थे कि आखिर ये अजीब सा बैंगनी स्लाइम है कौन। कौन है बे तू, और हमारा रास्ता क्यों रोका? तारा सिंह के बगल में खड़ी उस बाहुबली गार्ड अग्नि ने थोड़े गुस्से में पूछा। शांत हो जाओ अग्नि, इसके साथ ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है प्यारे? मैं परछाइयों का अवतार हूं। मैं शून्यता का शिकारी हूं। मैं हर जगह हूं और कहीं भी नहीं। अगर तुमने मेरे आर्यन रघुवंशी के खिलाफ कोई भी साजिश रची तो तुम्हारे सोचने से पहले मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक निंजा हूं। सन! लड्डू हवा में उछला और उसमें अपने बैंगनी शरीर को एक निंजा सूट में बदल लिया, जिसमें एक हुड, माथे की पट्टी और मेटल प्लेट सब कुछ था। अग्नि और बाकी के गार्ड्स लड्डू को अजीब नजरों से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दें। उसकी भारी भरकम बातों के बावजूद वो इस गेटअप में जरा भी खतरनाक नहीं लग रहा था। माफ करना मैडम, माफ करना। इसका कोई गलत इरादा नहीं है। ये असल में बहुत ही शरीफ स्लाइम है। ये हमारे बॉस का पालतू है मैडम। मैं आर्यन रघुवंशी का पालतू नहीं हूं, मैं उसका पर्सनल निंजा हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अग्नि और बाकी के गार्ड्स भी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई चुटकुला हो।
लड्डू का गर्व से फूला हुआ शरीर अचानक पिचक गया। उसे समझ आ गया कि किसी ने एक सेकंड के लिए भी उस पर यकीन नहीं किया था। उसके मन में खुद को लेकर शक पैदा होने लगा। ओ माय गॉड, तुम एक निंजा हो? मैंने तो असली जिंदगी में पहली बार कोई निंजा देखा है। तारा सिंह की बात सुनते ही लड्डू का शरीर खुशी से फूलकर गुब्बारा हो गया। हाँ, मैं हूं। कुछ सेकंड बाद उसने ऊपर तारा सिंह की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं निंजा हूं? बिल्कुल लगता है। तुम जो चाहो वो बन सकते हो। लड्डू की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज तक किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन तभी उस खामोशी को चीरता हुआ रानी क्षेत्र की दिशा से एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरी जमीन हिला दी। धड़ाम। देखिए अगला एपिसोड। लड्डू ने तारा सिंह की आंखों में देखा और उसे वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चाई नजर आई। ये साफ था कि तारा वाकई ये मानती थी कि लड्डू एक असली निंजा है। ये पहली बार था जब किसी ने लड्डू के निंजा होने के दावों पर यकीन किया था, वरना ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि लड्डू बोल क्या रहा है, और अगर जानते भी थे तो उसे किसी छोटे बच्चे का सफेद झूठ समझकर टाल देते थे। अगर तुम सच में निंजा हो तो क्या तुम पानी पर दौड़ सकते हो? क्या तुम खुद को लकड़ी के लट्ठे में बदल सकते हो? तारा सिंह की आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इससे भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं अपनी जादुई आंखों से दुश्मनों को भ्रम के जाल में फंसा सकता हूं। वाह, ये तो कमाल है। तारा सिंह ने लड्डू के लिए धीरे से तालियां बजाईं। दूसरी तरफ रीबॉर्न कंपनी के लड़के और यहां तक कि उसकी अपनी बॉडीगार्ड अग्नि भी हैरान थी कि तारा सिंह इस स्लाइब की फालतू बातों में कैसे आ गई। जहां दूसरे वानर और कबीले वाले लड्डू की बातों को महज एक नाटक मानते थे, वहीं तारा सिंह इसे ऐसे सुन रही थी जैसे ये सचमुच हकीकत हो। मुझे और बताओ अपने बारे में। लड्डू उछलकर तारा सिंह की गोद में जा बैठा और उसे अपनी सारी शरारतें और अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं बताने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपनी टीचर को बताता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। हमें माफ कीजिएगा मैडम, ये थोड़ा ज्यादा ही बोलता है। नहीं, कोई बात नहीं। छोटी मालकिन को इन मासूम जीवों से बहुत लगाव है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने रास्ते से किसी प्यारे से जीव को ऐसे गोद लिया हो। बुरा मत मानिएगा। रीबॉर्न कंपनी के वानरों को बुरा नहीं लगा। आखिर वो भी तो कभी कभी लड्डू को सड़क के किनारे पड़ा एक प्यारा पालतू ही समझते थे। क्या आप लोग राजगढ़ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अग्नि ने हामी भरी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमें पहाड़ियों के ठीक उस पार पलाशपुर गांव में रुकना है ताकि हम अपने राशन पानी का इंतजाम कर सकें। बिल्कुल, हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। रीबॉर्न कंपनी की मदद से तारा सिंह और उसके गार्ड्स ने उन खतरनाक पहाड़ियों को सुरक्षित पार कर लिया और आखिरकार राजगढ़ की सीमा में दाखिल हुए। रास्ते में सब ने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। गार्ड्स ने बताया कि वो तारा सिंह के निजी रक्षक हैं और उनका काम छोटी मालकिन को राजगढ़ के माजून मीनार तक पहुंचाना है ताकि वो मशहूर 8 स्टार शांत अग्नि सम्राट आचार्य सेबेरस अग्निहोत्री से मिल सकें। अग्नि ने बताया कि वो तारा की बचपन से देखभाल कर रही है। वहीं रीबॉर्न कंपनी के लड़कों ने बताया कि वे रीबॉर्न राष्ट्र का हिस्सा हैं। ये सुनकर अग्नि थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने इस सफर की तैयारी के लिए जितनी रिसर्च की थी उसमें उसने राजगढ़ में किसी आज़ाद देश के बारे में नहीं सुना था। लगता है ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का छोटा सा ग्रुप है जिन्होंने खुद को एक अलग देश घोषित कर लिया है। रानी क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता रहता है। लोग एक छोटे से घर जितनी जमीन को भी अपना अलग देश बोल देते हैं। वैसे हम एक कंपनी का भी हिस्सा है, शायद आपने नाम सुना हो। क्या नाम है उसका? रीबॉर्न कंपनी। अग्नि ने इसे भी कोई मामूली बात समझकर टाल दिया। उसने रानी क्षेत्र में इस कंपनी का नाम नहीं सुना था तो उसे लगा कि ये किसी छोटे कस्बे या गांव तक सीमित कोई छोटा मोटा व्यापार होगा। अरे, वो क्या है? तारा सिंह अपनी सीट पर बैठी थी और लड्डू उसकी गोद में था। तभी उसकी नजर पलाशपुर गांव की तरफ जाने वाली एकदम सपाट कंक्रीट की सड़कों पर पड़ी। अग्नि ने भी बग्घी की खिड़की से बाहर झांका और वो भी दंग रह गई। उसे पलाशपुर गांव में कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। ये पलाशपुर गांव जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं मैडम, हम सही रास्ते पर हैं। यही पलाशपुर गांव है। अग्नि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि यहाँ लकड़ी और फूस के बने कुछ कच्चे घर होंगे और कुछ 100 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा पिछड़ा कस्बा होगा, लेकिन उसके सामने जो नज़ारा था वो एकदम अलग था। वहाँ पत्थर के बड़े बड़े 2-3 मंजिला मकान थे। गांव के अंदर बाहर जाने के लिए पक्की सड़कें थीं और दूर से ही साफ दिख रहा था कि भरी दोपहरी में भी वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी। राजगढ़ को तो देश का पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था
और पलाशपुर तो राजधानी से इतनी दूर होने की वजह से और भी ज्यादा देहाती होना चाहिए था। पर यह गांव तो रानी क्षेत्र के सबसे अमीर शहरों जैसा दिख रहा है। अग्नि हक्की बक्की थी, लेकिन सबसे अजीब थे वो लोहे के डिब्बे जैसी गाड़ियां जिन्हें कोई घोड़ा नहीं खींच रहा था। अग्नि को लगा कि शायद उस गाड़ी के अंदर कोई खूंखार जानवर छिपा है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसके अंदर से दहाड़ने जैसी आवाज आ रही थी। हुर्र हुर्र। कुछ ही मिनटों में वे पलाशपुर गांव पहुंच गए, जहां रानी क्षेत्र के इन लोगों को पहली बार रीबॉर्न कंपनी के करिश्मों को नजदीक से देखने का मौका मिला। बाप रे, सड़क कितनी चिकनी है। ये बिना घोड़ों वाली गाड़ियां क्या बला हैं। देख, उस धातु के टुकड़े से पानी कैसे बह रहा है। उन्होंने देखा कि लोग लोहे के नलों पर अपनी सब्जियां धो रहे थे, जैसे पानी कोई मुफ्त की चीज हो। लोग एक बड़ी गाड़ी के आगे लाइन लगाकर खड़े थे जिस पर लिखा था रीबॉर्न टैक्सी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। सपाट सड़कें, पत्थर की इमारतें और ये अजीब गाड़ियां। राजगढ़ में तो सब कुछ बदल गया है। हाँ, ये सब हमारे बॉस ने किया है, वानर ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। क्या, तुम्हारे बॉस ने? अग्नि के मुंह से चीख निकल गई। वहीं तारा सिंह पूरी तरह सदमे और हैरानी में डूबी पलाशपुर गांव को निहार रही थी। ये देखकर लड्डू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देखा, मेरे आर्यन रघुवंशी कितने महान हैं। मुझे यकीन है जब तुम उनसे मिलोगी तो वो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत अच्छे हैं। लड्डू की बातें सुनकर तारा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक काली परछाई उनकी बग्घी की तरफ तेजी से बढ़ी और एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। देखिए अगला एपिसोड। रानी क्षेत्र का कोई भी निवासी अगर देख लेता कि राजगढ़ में क्या हो रहा है तो उसके होश उड़ जाते। यहाँ का प्लम्बिंग सिस्टम ही अमीरों के बीच हंगामा खड़ा कर देता, क्योंकि कचरे और गंदगी को साफ करने का ये तरीका इतना आधुनिक और असरदार था कि लोग दंग रह जाते। रानी क्षेत्र के सबसे अमीर इलाकों में भी आज भी कुओं से पानी भरने के लिए मजदूरों का सहारा लिया जाता था या किसी जल जादूगर को काम पर रखना पड़ता था। हकीकत तो ये थी कि इस दूर दराज के गांव में भी बस एक लीवर घुमाते ही पानी मिल जाना लोगों की जिंदगी को राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों से भी बेहतर बना रहा था। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प चीज जो रीबॉर्न कंपनी बेच रही थी वो थी उनकी मोटर गाड़ी। इसमें ना तो जादू का इस्तेमाल होता था और ना ही इसे खींचने के लिए घोड़ों की जरूरत थी। फिर भी इसकी रफ्तार ड्रैगन वंश से बस थोड़ी ही कम थी। मशीनरी का ये शानदार नमूना रानी क्षेत्र की दूरी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। रानी क्षेत्र में व्यापारियों और यहां तक कि सेनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने में महीनों लग जाते थे। इसी वजह से कई जगहें पूरी दुनिया से कटकर अलग थलग हो गई थी। यही कारण था कि रानी क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में क्या हो रहा है इसकी खबर दक्षिणी हिस्से को सालों बाद पता चलती थी। लेकिन राजगढ़ में नजारा ही कुछ और था। यहाँ के शहर, कस्बे और गांव एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। ये सब रीबॉर्न कंपनी की वजह से मुमकिन हुआ था, जो उन लोगों के लिए टैक्सी सर्विस चला रही थी जो अपनी मॉगर गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। अब बंजर जमीन के पास रहने वाले लोग भी महज कुछ ही दिनों में राजगढ़ के दूसरे छोर तक पहुंच सकते थे। व्यापार भी जोरों पर था। कंपनियों ने रीबॉर्न कंपनी से नए ट्रक खरीदकर उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अग्नि ने जब पलाशपुर गांव के बाजार में बिकने वाला सामान देखा तो वो दंग रह गई। वहां पहले से कहीं ज्यादा वैरायटी थी। हरियाली घाटी की मशहूर जड़ी बूटियां और बंजर जमीन के सूखे कैक्टस फल भी वहां मिल रहे थे। अग्नि, क्या तुम्हें पता है, रानी क्षेत्र में इन चीजों की कीमत दर्जनों सोने के सिक्के होती थी, लेकिन यहां तो ये चांदी के सिक्कों में बिक रहे हैं। अग्नि रानी क्षेत्र के दूसरे महंगे सामानों के बारे में सोचने लगी। अगर उनके पास भी मोटर गाड़ी होती तो भूखे और गरीब इलाकों को भारी टैक्स और व्यापारियों की मनमानी कीमतों से आजादी मिल जाती। ये सड़क कितनी सपाट और चिकनी है, इसे क्या कहते हैं? लड्डू तारा की गोद से उछला और सीधा उसके सिर पर जाकर बैठ गया। इसे पत्थर मसाला कहते हैं और ये मेरे आर्यन रघुवंशी का आइडिया है। रीबॉर्न कंपनी के लड़कों ने आगे समझाया कि पत्थर मसाला के क्या फायदे हैं और कैसे इसकी मदद से कुछ ही दिनों में पूरी सड़कें और इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। ये इतना सस्ता था कि अब लगभग हर इलाके में पुरानी इमारतों को तोड़कर पत्थर मसाला से नया बनाया जा रहा था। अद्भुत! ये पत्थर मसाला तो रानी क्षेत्र की आधी मुसीबतें हल कर सकता है। बाट रघुवंशी ने अपने दोस्त को दिलासा दिया। दिल छोटा मत करो दोस्त, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि वो शतरंज में इतनी माहिर होगी। आचार्य ने अपना सिर हिलाया। नहीं बाट, मुझे समझ जाना चाहिए था।
वो बच्ची हमेशा से ही बहुत तेज रही है, लेकिन उसकी सबसे प्रभावशाली बात उसकी अकल नहीं बल्कि तलवारबाजी की कला में उसका टैलेंट है। क्या वो हथियारों में माहिर है? बार्ट ने उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से तारा अभी अभी बाहर गई थी। हाँ, उनका परिवार अपने तेज दिमाग के लिए मशहूर है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब उनके यहाँ किसी ने शारीरिक विद्या में इतनी महारत हासिल की हो। क्या तुम्हें पता है कि उसे दिव्य योद्धा संघ में एक योद्धा के रूप में भर्ती किया जा सकता था? बार्ट रघुवंशी के होश उड़ गए। दिव्य योद्धा संघ दुनिया के बेहतरीन तलवारबाजों और योद्धाओं का वो सबसे बड़ा संगठन था जो बेहतरीन मास्टर तैयार करता था। जहां जादूगरों के लिए जादू संघ था, वहीं योद्धाओं के लिए ये संघ था। जादुई कला में लोग हाथों से आग और पानी छोड़ते थे, जबकि शारीरिक विद्या में लोग अपने हथियारों में जादुई ऊर्जा भरकर उनकी ताकत कई गुना बढ़ा देते थे। बार्ट ने सुना था कि सिर्फ वही लोग इसमें शामिल हो सकते थे जिनके पास 4 स्टार मैना कोर हो और जिन्होंने संघ के किसी योद्धा को हराया हो, और इसके लिए कम से कम 15 साल की उम्र होनी चाहिए थी। लेकिन तारा तो सिर्फ 10 साल की थी। इसका मतलब था कि उसे खुद संघ के बड़े उस्तादों ने ट्रेनिंग का ऑफर दिया था। तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? उसे तो अपने गुरु के पास कड़ी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। आचार्य सेबेरस खिलखिलाकर हंसे। वो इस मामले में बिल्कुल तुम्हारे आर्यन रघुवंशी जैसी है। आर्यन भी 5 साल की उम्र में हमारे जादू संघ में शामिल हो सकता था और मेरी तरह एक महान जादूगर बन सकता था, लेकिन उसने अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए कंपनी शुरू की। तारा सिंह भी संघ में जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी दादी की तरह एक कूटनीतिज्ञ बनना चुना। मैं तो कहता कि ये टैलेंट की बर्बादी है, लेकिन साफ दिख रहा है कि दोनों अपने अपने चुने। उधर पलाशपुर गांव में कोमोडो कबीले के लोग अपनी ही धुन में मगन थे और चारों तरफ हो रही हलचल को बड़े गौर से देख रहे थे। तारा सिंह और अग्नि के उलट इन कोमोडो लोगों को रीबॉर्न कंपनी की नई मशीनों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी तो रीबॉर्न कंपनी के उन वानरों में थी जो वहां काम कर रहे थे। सिर्फ एक नजर देखकर ही वे समझ गए थे कि ये वानर आम नहीं है। उनके शरीर से एक अलग ही ताकत छलक रही थी, जैसे उनकी रग रग में कोई जादुई शक्ति भरी हो। रानी क्षेत्र में जहां से ये कोमोडो आए थे, वहां पीले वानर दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने सड़कों पर करतब दिखाते नीले वानर और बोझ ढोते लाल वानर भी देखे थे, लेकिन रीबॉर्न कंपनी के ये पीले वानर उनकी सोच से बिल्कुल परे थे। इनके चेहरे कितने इंसानी लग रहे हैं और इनकी पीठ एकदम सीधी है। कद काठी में भी ये नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और सबसे अजीब तो इनके बालों पर बनी वो सुनहरी धारियां हैं। इतना ही नहीं, ये पीले वानर ऐसे मंत्र और जादुई हुनर दिखा रहे थे जो रानी क्षेत्र की परियों से भी कहीं ज्यादा शुद्ध और ताकतवर थे। ये तो नामुमकिन होना चाहिए था। रानी क्षेत्र की पुरानी कहानियों के हिसाब से तो पीले वानर दुनिया की सबसे कमजोर प्रजाति माने जाते थे। ना तो उनके पास इंसानों जैसा दिमाग था और ना ही जादू करने की काबिलियत। वे तो आम इंसानों और यहां तक कि कोमोडो से भी गए गुजरे थे। लेकिन यहां नजारा ही कुछ और था। रीबॉर्न कंपनी के ये वानर एकदम साफ और फर्राटेदार इंसानी भाषा बोल रहे थे और उनकी कारीगरी तो बड़े बड़े उस्तादों को भी मात दे रही थी। और ये सिर्फ 1-2 की बात नहीं थी, वहां मौजूद हर एक वानर वैसा ही था। घूमते फिरते उन्होंने एक ऐसी जगह के बारे में सुना जिसके कई नाम थे। कोई उसे रेगिस्तान का स्वर्ग कहता था तो कोई उसे सितारों की उतरने की जगह। जल्द ही उन्हें उसका असली नाम पता चला, रीबॉर्न राष्ट्र। कोमोडो लोग सड़क किनारे काम कर रहे एक वानर के पास गए और उससे इस राष्ट्र के बारे में पूछने लगे। वो वानर बड़े गर्व के साथ मुस्कुराया और बड़े चाव से अपने देश की बातें बताने लगा, जो बंजर जमीन में बसा था। भाई, हमारा देश तो जन्नत है। वहां देसी बेसबॉल, देसी शराब, बिजली, बढ़िया खाना और ढेर सारा प्यार मिलता है। वानर इतनी तेजी और जोश में बोल रहे थे कि उनकी बातें एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थीं। कोमोडो लोगों को आधा अधूरा ही समझ आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे की खुशी देखकर यह साफ था कि वे उस जगह को सच में अपना घर मानते थे। उन्होंने अपने बॉस के बारे में जमकर बातें की। उन्होंने बताया कि उनके बॉस ने ही उन्हें वो सब कुछ दिया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज वे अपने परिवार से दूर पलाशपुर गांव में अगर काम कर रहे थे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आर्यन रघुवंशी का एहसान चुकाना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने ही तो उन्हें विकसित करके आज इस मुकाम पर पहुंचाया था। तारा सिंह ने अपना गला साफ किया। टावर मास्टर, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। क्या आप जादू मीनार के कुछ खास मंत्र मेरे दोस्तों को सिखा सकते हैं? आचार्य अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। मैंने तुम्हारी दादी का एहसान चुका दिया है तारा। इस बार तुम्हारी मदद करने की कोई ठोस वजह मेरे पास नहीं है। आचार्य जानते थे कि तारा के दोस्त अलग अलग कबीलों के हैं। हालांकि उनमें से कुछ में जादू की प्रतिभा हो सकती थी, लेकिन ज्यादातर के पास नहीं थी,
उन्हें एक मामूली 1 स्टार मंत्र सिखाने में भी बहुत समय और मेहनत लगती। एक टावर मास्टर होने के नाते वो अपने जादूगरों का समय इन गार्ड्स पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तारा भले ही उनकी पसंदीदा थी, लेकिन ये मांग बहुत बड़ी थी। तारा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। वो उदास होकर खड़ी हो गई, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी हार मान चुका हो। ये देखकर आचार्य को एक 10 साल की बच्ची का दिल तोड़ने पर थोड़ा बुरा लगने लगा। चलो एक सौदा करते हैं। अगर तुम मुझे शतरंज के खेल में हरा देती हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ मंत्र सिखा दूंगा। तुम्हें शतरंज खेलना तो आता है ना? तारा ने टावर मास्टर के पीछे देखा, जहां बाट रघुवंशी शतरंज की बिसात बिछाकर बैठे थे। मैंने कुछ जादूगरों को खाली समय में इसे खेलते हुए देखा है। तारा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई भांप नहीं सका। चलो खेल को और आसान बनाते हैं। मैं तुम्हें मुझे हराने के लिए 3 मौके दूंगा। अगर तुमने खेल ड्रॉ भी करवा लिया तो भी तुम्हारी जीत मानी जाएगी। बाट रघुवंशी अपनी जगह से उठे और तारा को अपनी जगह बैठने दिया। छोटी लड़की बड़े ही कौतूहल के साथ बिसात पर रखे नक्काशीदार मोहरों को देखने लगी। आचार्य ने हाथ हिलाकर जादू से सारे मोहरों को उनकी सही जगह पर सेट कर दिया। तुम सफेद मोहरों की तरफ हो, जिसका मतलब है कि तुम। इससे पहले कि आचार्य अपनी बात पूरी कर पाते, तारा ने झपटकर उनका हाथ पकड़ा और उसे हिलाया, जैसे किसी पक्की डील पर हाथ मिलाया जाता है। हमने हाथ मिला लिया है, अब ये पक्का हो गया, अब आप पीछे नहीं। तारा सिंह ने अपना गला साफ किया। टावर मास्टर, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। क्या आप जादू मीनार के कुछ खास मंत्र मेरे दोस्तों को सिखा सकते हैं? आचार्य अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। मैंने तुम्हारी दादी का एहसान चुका दिया है तारा। इस बार तुम्हारी मदद करने की कोई ठोस वजह मेरे पास नहीं है। आचार्य जानते थे कि तारा के दोस्त अलग अलग कबीलों के हैं। हालांकि उनमें से कुछ में जादू की प्रतिभा हो सकती थी, लेकिन ज्यादातर के पास नहीं थी। उन्हें एक मामूली 1 स्टार मंत्र सिखाने में भी बहुत समय और मेहनत लगती। एक टावर मास्टर होने के नाते वो अपने जादूगरों का समय इन गार्ड्स पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तारा भले ही उनकी पसंदीदा थी, लेकिन ये मांग बहुत बड़ी थी। तारा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। वो उदास होकर खड़ी हो गई, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी हार मान चुका हो। ये देखकर आचार्य को एक 10 साल की बच्ची का दिल तोड़ने पर थोड़ा बुरा लगने लगा। चलो एक सौदा करते हैं। अगर तुम मुझे शतरंज के खेल में हरा देती हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ मंत्र सिखा दूंगा। तुम्हें शतरंज खेलना तो आता है ना? तारा ने टावर मास्टर के पीछे देखा, जहां बाट रघुवंशी शतरंज की बिसात बिछाकर बैठे थे। मैंने कुछ जादूगरों को खाली समय में इसे खेलते हुए देखा है। तारा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई भांप नहीं सका। चलो खेल को और आसान बनाते हैं। मैं तुम्हें मुझे हराने के लिए 3 मौके दूंगा। अगर तुमने खेल ड्रॉ भी करवा लिया तो भी तुम्हारी जीत मानी जाएगी। बाट रघुवंशी अपनी जगह से उठे और तारा को अपनी जगह बैठने दिया। छोटी लड़की बड़े ही कौतूहल के साथ बिसात पर रखे नक्काशीदार मोहरों को देखने लगी। आचार्य ने हाथ हिलाकर जादू से सारे मोहरों को उनकी सही जगह पर सेट कर दिया। तुम सफेद मोहरों की तरफ हो, जिसका मतलब है कि तुम। इससे पहले कि आचार्य अपनी बात पूरी कर पाते, तारा ने झपटकर उनका हाथ पकड़ा और उसे हिलाया, जैसे किसी पक्की डील पर हाथ मिलाया जाता है। हमने हाथ मिला लिया है, अब ये पक्का हो गया, अब आप पीछे नहीं। लड्डू ने हाथ हिलाकर तारा सिंह और उसके गार्ड्स को विदा किया, जो रीबॉर्न बसों में बैठकर राजगढ़ सिटी की ओर निकल पड़े थे। वे बंजर जमीन जाने से पहले राजगढ़ की राजधानी में रुकने वाले थे। हालांकि लड्डू का मन कर रहा था कि वो भी तारा सिंह के साथ जाए और उसे अपने निंजा होने के और भी कारनामे सुनाए, लेकिन आज उसे कहीं और जाना था। तारा सिंह का उसके निंजा होने पर फिदा होना कितना भी लुभावना क्यों ना हो, लड्डू अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूल सकता था। क्या मैं चुपके से उनकी बग्घी में घुस जाऊं? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं, मेरा अपना एक काम है। लड्डू ने खुद को ही डांटा। उसने पलाशपुर गांव के चारों ओर देखा। वहां के लोग अपने अपने कामों में मस्त थे और उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छे निंजा के साथ होना चाहिए। जब उसे यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो लड्डू एक घर की परछाई में उतर गया और पूरी तरह गायब हो गया। सन
अगले ही पल वो एक बिल्कुल अलग जगह पर प्रकट हुआ। यहाँ चारों तरफ अंधेरा था, सिवाय रोशनी की एक हल्की सी किरण के जो कमरे के कोने को रोशन कर रही थी, जहाँ एक शख्स बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा था। वो व्यक्ति एकदम रिलैक्स लग रहा था और मज़े से चाय की चुस्कियां ले रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे इस निंजा स्लाइम के आने का पहले से ही इंतजार था। लड्डू, हमारी मीटिंग तो 2 दिन बाद होनी थी, क्या कुछ ज़रूरी रिपोर्ट है? उस शख्स की आवाज़ में हल्की सी बोरियत थी। हाँ मालिक, मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। लड्डू ने उस व्यक्ति के सामने झुककर सलाम किया। अच्छा, तो बताओ क्या बात है? मुझे इस बोरियत भरी और नीरस जिंदगी से बचाओ। पिछले कुछ दिनों से कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ है। लड्डू फुदक कर उस व्यक्ति के करीब गया। मैं राजगढ़ की सीमाओं की निगरानी कर रहा था, अपना रूटीन चेक कर रहा था कि कौन आ जा रहा है, तभी अचानक एक गिलहरी मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मुझे लगा वो कोई दुश्मन है तो मैं उसके पीछे भागा, लेकिन मैं गलत था। लड्डू, सीधे मुद्दे पर आओ, उस व्यक्ति ने बीच में ही टोक दिया। लड्डू का अपनी बातों को भटकाने का अंदाज उसे काफी परेशान कर रहा था। जी बिल्कुल, तो बात यह है कि हमें कुछ लोग मिले जो रानी क्षेत्र से आए थे। लंबी कहानी है, लेकिन छोटी बात यह है कि मुझे वो मिल गई। मुझे अपने आर्यन रघुवंशी की एक परफेक्ट जोड़ी मिल गई है। कमरे के कोने में बैठा वो शख्स कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर वो धीरे से आगे झुका और रोशनी की उस पतली किरण ने आखिरकार उसके चेहरे को रोशन कर दिया। उसकी चमकती हुई नीली आंखें बिल्कुल आर्यन रघुवंशी जैसी थीं। ये कोई और नहीं, लाइली रघुवंशी थी। ऐसा लग रहा था कि लड्डू जो ये अपना छोटा सा निंजा क्लब बना रहा था, उसकी असली मास्टर वही थी। चूंकि वो आर्यन रघुवंशी की मां थी, इसलिए वो उनके आर्यन क्लब की अध्यक्ष थीं और लड्डू परछाइयों में उनके सेवक की तरह काम करता था। आमतौर पर उनकी मीटिंग्स में लड्डू लाइली को रिपोर्ट देता था कि आर्यन दिन भर क्या कर रहा है, उसने नाश्ते में क्या खाया, रात के खाने में क्या लिया और वो अपना समय किसके साथ बिता रहा है। लेकिन जैसे जैसे आर्यन का बिजनेस पूरे राजगढ़ और उससे आगे भी फैलने लगा, लड्डू और लाइली दोनों जानते थे कि उन्हें इस सीक्रेट क्लब को चलाने के लिए और भी मेंबर्स की जरूरत है। उनके पास रीबॉर्न कंपनी के कई वानर थे जिनमें लड्डू जैसा निंजा बनने का टैलेंट था, लेकिन वे सब बस छोटे लेवल के मेंबर थे। उन्हें अपने क्लब में कुछ हाई लेवल ऑफिसर्स चाहिए थे। अब तक उन्हें कोई नहीं मिला था जिसे वो ये खास जगह दे सकें, लेकिन अब लड्डू को तारा सिंह के रूप में एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया था। हालांकि तारा सिंह को आर्यन का पार्टनर बनाने के पीछे लड्डू का स्वार्थ भी था। उसे बस तारा से लाड करवाना पसंद था, लेकिन उसे यकीन था कि तारा लाइली रघुवंशी के स्टैंडर्ड पर भी खरी उतरेगी। लड्डू समझा नहीं सकता था, लेकिन उसे लग रहा था कि तारा और आर्यन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसीलिए लड्डू उन दोनों को करीब लाने के लिए एक छोटी सी प्लानिंग करना चाहता था। पर यह सब तब तक मायने नहीं रखता जब तक लाइली उसे हरी झंडी ना दे दें। तुम्हें ऐसा लगता है? दिलचस्प है, मुझे इसके बारे में और बताओ। लाइली रघुवंशी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। लड्डू ने तारा सिंह के सिर के ऊपर से उसके चेहरे की तरफ झांका। तो तुम लोग रानी क्षेत्र से आए हो? हाँ, मेरा जन्म वहीं हुआ है। लड्डू के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। तुम्हें उन खतरनाक पहाड़ियों के रास्ते नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता कि 1 साल पहले वहां कितना भयंकर भूकंप आया था? उसकी वजह से वहां जमीन धंस गई थी। तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी इकलौती भक्त कहीं गिर जाए या उसे चोट लगे। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो फिर कौन यकीन करेगा कि मैं एक निंजा हूं? अगली बार जब तुम आओ तो हमारा महामार्ग इस्तेमाल करना। क्या यहां कोई महामार्ग यानी हाईवे भी है? जी हां, हमारे बॉस जल्द ही राजगढ़ को रानी क्षेत्र से जोड़ने वाली एक सीधी सड़क खोलने वाले हैं। पर यह मुमकिन कैसे है? वो पहाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी और खतरनाक हैं। पत्थर मसाला के बावजूद वहां सड़क बनाना नामुमकिन है। अभी तो तुमने कहा कि वहां जमीन धंस गई थी, तो ऐसी सड़क तो 1 साल भी नहीं टिकेगी। लड्डू तारा के सिर से नीचे कूदा और जमीन पर खड़ा हो गया। उसने अपने नन्हे हाथ अपने सीने पर बांधे और गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लिया। किसने कहा कि हम पहाड़ों के बीच में सड़क बना रहे हैं? मेरे मालिक ने तो कारीगर राजा के साथ पहले ही डील पक्की कर ली है। अब हमारी सड़क उनके राज्य के चारों तरफ से होकर गुजरेगी। तारा सिंह और अग्नि की बोलती बंद हो गई। वे दोनों पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गईं। बचपन से ही तारा सिंह को हर प्रजाति, हर इलाके और हर देश के बारे में पढ़ाया गया था। उसके परिवार ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ बनाने के लिए तैयार किया था। उसे हर राजनीतिक हलचल की खबर रहती थी। इतिहास की किताबों में उसने पढ़ा था कि हजारों सालों में कितने ही गठबंधन बने और बिगड़े, लेकिन कारीगरों का राज्य अपनी बंद दरवाजे वाली नीति के लिए मशहूर था। आज तक कोई उन्हें मना नहीं पाया था। ना तो सोने का लालच और ना ही युद्ध की धमकी उन्हें अपना दरवाजा खोलने पर मजबूर कर सकी थी। सबको लगा था कि यह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आज उन्हें पता चला कि किसी ने कारीगरों के राज्य के साथ सफलतापूर्वक हाथ मिला लिया है। क्या रीबॉर्न कंपनी की कारीगरों के राज्य के साथ साझेदारी है? अग्नि की आवाज हकला रही थी। इसका मतलब क्या तुम्हारे पास उनके मशहूर दमिश्क इस्पात तक पहुंच है? रीबॉर्न कंपनी के लड़कों ने ऐसे सिर हिलाया जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो।
अग्नि को एहसास हुआ कि वो अपनी आंखों के सामने इतिहास को बदलते हुए देख रही है। अभी भले ही रानी क्षेत्र में कोई रिबॉर्न कंपनी को नहीं जानता, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसे बम को देख रही है जिसकी बत्ती जल चुकी है। बस कुछ सेकंड की बात है और फिर एक ऐसा धमाका होगा जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल के रख देगा। खटाक! सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी दूर से एक अनजान साये ने उनकी ओर हाथ लहराया।